सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है SRF लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं SRF से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि FY25 में जितनी भी केमिकल कंपनीज हैं, चाहे SRF हो, दीपक हो, आरती इंडस्ट्री हो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो, नवीन फ्लोरिन हो, मैक्सिमम कंपनीज ने अपने नंबर्स कुछ खास अच्छे दिखाए नहीं हैं। बट कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि नंबर्स अगर ख़राब दिखाई है तो कुछ कंपनी ऐसी है जो कि अपने नंबर्स को साइडवेज दिखाई है। इसमें SRF का नाम आता है। तो कभी कभी साइडवेज परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होता है गिरावट के कंपैरिजन में। इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है और उसका शेयर प्राइस 100 रुपये का है और किसी दूसरी कंपनी में भी आपने इन्वेस्ट किया, उसका भी शेयर प्राइस 100 रुपये का है, तो ये कंपनी मान लो 40% गिर कर 60 रुपये पर ट्रेड कर रही है और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2% गिरी है और कभी 2% अप भी जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पैसा इसमें भी नहीं बना और पैसा इसमें भी नहीं बना। बट कहीं ना कहीं अगर लॉजिक के हिसाब से सोचें तो पैसा इसमें बना है, ना कि इसमें जो 40% गिरी है, क्योंकि वो तो 40% लॉस दे रही है बट अगला आपको लॉस नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ को समझो कि कभी कभी ख़राब टाइम में साइडवेज परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होता है, बोल सकते हैं तेज़ी के कंपैरिजन में। अब दोस्तों फिलहाल SRF की बात कर रहे हैं तो इसके बिजनेस सेगमेंट को देख लेते हैं। तो देखो, इसका मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट है जिसमें एक बिजनेस सेगमेंट है केमिकल का। FY25 के फर्स्ट हाफ की बात करें तो जितना भी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया उसका 41% इसी सेगमेंट से जनरेट हुआ। और उसके अलावा दोस्तों सेकंड सेगमेंट है कंपनी का पैकेजिंग फिल्म बिजनेस का, और वहाँ से कंपनी 40% रेवेन्यू जनरेट की है। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में जितना भी रेवेन्यू आया 40% इसी सेगमेंट से आया था। और देखा जाए तो पहले इस सेगमेंट से कंपनी का 38% रेवेन्यू आता था, इसको बढ़ाकर कंपनी ने 40% कर दिया है और ये कंपनी इस सेगमेंट में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जितनी भी केमिकल कंपनीज़ हैं इस फाइनेंशियल ईयर कुछ खास अच्छे अर्निंग्स दिखाई नहीं है, उसमें SRF का भी नाम आता है। अगर SRF के मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट की बात करें जो कि केमिकल्स का है, उसका परफॉर्मेंस Q3 में कैसा रहा था वही आप देख लो। Q3 बिजनेस में जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया अपने केमिकल सेगमेंट से, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 7% से ग्रो हुआ और Q1Q बेसिस पे हमें 10% की ग्रोथ देखने को मिली। और इसकी EBITDA की बात करें तो वहाँ पर हमें 13% की ग्रोथ देखने को मिली है इस Q3 में। और अगर EBITDA मार्जिन की बात करें तो उसमें 6% से इंप्रूवमेंट दिखी है Q1Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 1% का इंप्रूवमेंट दिखा है। तो देखा जाए तो कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं है केमिकल सेगमेंट में, बट ठीक है, कंपनी ने खराब नंबर भी नहीं दिखाया, लाइक डी ग्रोथ नंबर नहीं दिखाया है। बट वही जब हम बात करते हैं पैकेजिंग फिल्म बिजनेस की, तो वहाँ से कंपनी ने इस Q3 में 1385 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है और केमिकल सेगमेंट से कितना जनरेट किया था, करीब 1496 करोड़। मतलब मेन सेगमेंट यही है और सेकंड मेन सेगमेंट है पैकेजिंग फिल्म का। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप ग्रोथ विटनेस कर सकते हैं यहाँ पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कितना है, करीब 27% का। और दोस्तों जब हम बात करते हैं इसके EBITDA की, तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें कितना दिख रहा है, 101% का। पिछले साल 45 करोड़ रुपए कंपनी ने इसी सेगमेंट से Q3 में प्रॉफिट किया था और इस बार इसको डबल कर लगभग 90 करोड़ रिपोर्ट किया है। तो इस वजह से बोला जाता है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करो। अब ये पोर्टफोलियो आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ज़रूरी नहीं है, आपकी बिजनेस पोर्टफोलियो भी थोड़ी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। और वो SRF का क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है कि केमिकल सेक्टर में अगर स्लो डाउन है तो कंपनी का पैकेजिंग फिल्म सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वहाँ से कंपनी ओवरऑल उतना रेवेन्यू जनरेट कर ले रही है कि कंपनी के नंबर्स डी ग्रोथ ना दिखाएं। अब देखो दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने बताया है कि Q4 से वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलेगी और डिमांड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है एग्रो केमिकल कस्टमर के ज़रिए। और दोस्तों यहाँ पर और भी अपडेट है कि FY25 में कंपनी 1500 करोड़ रुपए कैपेक्स वगैरह करेगी और अगले साल का जो कैपेक्स गाइडेंस है वो कंपनी ने 1500 से लेकर 2000 करोड़ का रखा है। तो जितने भी SRF के इन्वेस्टर हैं ये सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स को नोट कर लो और इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे आप चाहो तो खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। अब कोफोर्ज आप सभी को पता है कि IT सेक्टर की एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी कंपनी है।
अब कोफोर्ज से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि रिसेंटली नहीं, कल के दिन कोफोर्ज ने अनाउंसमेंट किया है कि वो फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट लाने जा रही है, और इसके लिए कंपनी ने बोर्ड मीटिंग भी कंडक्ट किया है। और उसके डेट आप नोट कर सकते हैं, 4 मार्च को इसका बोर्ड मीटिंग है, जिस बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखा जाएगा स्टॉक स्प्लिट का। और वो प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो कोफोर्ज आपको पहली बार स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट करती हुई दिख सकती है। और इसके फेस वैल्यू को भी आप देख लो, फेस वैल्यू है 10 रुपये का। इट मीन्स यहाँ पर 1:2 स्टॉक स्प्लिट भी पॉसिबल है, 1:10 स्टॉक स्प्लिट भी पॉसिबल है, और 1:5 स्टॉक स्प्लिट भी पॉसिबल है। अब देखते हैं कि 4 मार्च को कंपनी क्या अनाउंसमेंट करती है, बट फिलहाल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टॉक स्प्लिट में वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, CDSL को लेकर कुछ टाइम पहले एक वैल्यूबल पॉइंट मैंने बताई थी, और वो पॉइंट ये था कि जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हैं, मेनली उनके नंबर्स हमें स्लो होते हुए देखने को मिलते हैं। जब मार्केट में एक बियर रन आता है, वहाँ पर इन्वेस्टर्स को होता है लॉस, और लोग ज़्यादा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर नहीं करते। और जब मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम्स होती हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तब CDSL, ब्रोकर, ये सारी जो कंपनीज़ हैं, एक्सचेंज, ये अच्छा पैसा बनाती हैं। अब रिसेंटली एक न्यूज़ पब्लिश हुई है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि न्यू डिमेट अकाउंट ओपनिंग का जो नंबर है, उसमें एक ह्यूज स्लोडाउन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड भी थी। बियर मार्केट में ये गिरता ही गिरता है, पहले भी गिरा है, अभी भी गिरा है, और आने वाले कल भी गिर सकता है। अब देखो दोस्तों, जनवरी मंथ में जो टोटल नंबर ऑफ डिमेट अकाउंट ओपन हुए हैं वो है 2.83 मिलियन। पहले एवरेज हुआ करता था बुल मार्केट में 4.4 मिलियन के आसपास, और पिछले महीने की बात करें तो 3.26 मिलियन डिमेट अकाउंट खुले थे, यानी कि दिसंबर के महीने में, और जनवरी के महीने में और भी कम खुले हैं। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि लोग मार्केट्स के साथ अगर कम जुड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर पहले की तरह वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलेगी नहीं, और जो पहले से जुड़ रखे हैं वो भी एग्जिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये तो मार्केट की हिस्ट्री ही बताती है। अब देखो दोस्तों, डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो वहाँ पर जो वॉल्यूम्स हमें गिरते हुए नज़र आए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे, और इससे कहीं ना कहीं जितनी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हैं उनको एक बड़ा सरदर्द फेस करना पड़ सकता है। डेरिवेटिव्स मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो 37% क्रैश हुए हैं दिसंबर के महीने में। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है सेबी, जो कि टाइट की है ट्रेडिंग नॉर्म्स को, यानी कि जो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स FNO में जाकर लॉस कर लेते हैं उनको बचाने के लिए सेबी का काफ़ी सारा न्यू गाइडलाइंस हमें देखने को मिला, जिस वजह से डेरिवेटिव मार्केट की जो वॉल्यूम्स हैं वो गिरी, और साथ में इस टाइम पे बियर मार्केट भी था, इसका असर और भी ज़्यादा देखने को मिल गया। बट जब बात करते हैं जनवरी मंथ का, तो जनवरी मंथ में जो टोटल FNO का टर्नओवर था वो था 298 ट्रिलियन रुपीज़ का। अब इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 6.4% की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। और वही सितंबर महीने में जो पीक था ये FNO सेगमेंट के टर्नओवर का, वो था कितना, 537 ट्रिलियन रुपीज़। उससे अगर कंपैरिजन करें तो 44% का ड्रॉप। तो साफ साफ एक चीज़ तो देखने को मिल रहा है कि जो ब्रोकर, जो डिपॉजिटरी, जो एक्सचेंज मोटा पैसा कमा रही थी डेरिवेटिव मार्केट के अच्छे वॉल्यूम्स की वजह से, उनके पैसा में थोड़े से हमें स्लो डाउन ज़रूर देखने को मिलेंगे, उनकी कमाई में स्लो डाउन देखने को मिलेगी। बट एक अच्छी बात है कि Q3 तो चलो पार हो गया भाई, ठीक है, बट Q4 के पहले महीने की बात करें तो डिमेट अकाउंट ज़रूर कम ओपन हुए हैं, बट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स ज़रूर दिखी है डेली टर्नओवर में FNO सेगमेंट में, और ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि Q1Q बेसिस पे नंबर्स में भी आपको साइडवेज परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं CDSL जैसी कंपनीज़ का, जो कि पहले एक्सपेक्टेड था कि गिरता हुआ भी नज़र आ सकता है। और चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे रखा है, लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं NTPC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर ये है कि NTPC ने फिलहाल एक MOU साइन किया है। अब ये MOU का मेन मोटो ये है कि मध्य प्रदेश में 20 गीगावाट प्रोजेक्ट डेवलप करने का ये काम करेगी। अभी कुछ टाइम पहले NTPC ग्रीन के अलावा KPI ग्रीन को भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू, और वो कॉन्ट्रैक्ट का आई थिंक 1.8 गीगावाट का प्रोजेक्ट था। और NTPC ग्रीन ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसको ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिले हैं जिसका वैल्यू है 20 गीगावाट
पावर कैपेसिटी। तो ओवरऑल अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो ये एक अच्छी बात आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वैल्यूएशन तो हाई है बट अर्निंग्स है ही नहीं। अब अर्निंग्स है नहीं तो इसके लिए कंपनी को अगर रेगुलर बेसिस पे काम मिलेगा तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो अर्निंग्स हैं उसमें एक इम्प्रूवमेंट्स हमें दिख सकती है। इम्प्रूवमेंट तो नहीं बोल सकते हैं बट हाँ, उसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।